हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वन एग्ज़ाम स्टडी प्लेटफॉर्म पे। मैं दीर्घा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपकी सीटेट की परीक्षा जो है वो स्टार्ट हो चुकी है दोबारा से, सेकेंड फेज़ वाली। तो उन्हीं से रिलेटेड जो आपको 9 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था, तो उसी का आज हम यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन आपके पेपर में आए थे, तो उन सभी को आज हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि जिन भी बच्चों का या भी जिन भी साथियों का जो एग्ज़ाम आने वाला है उनके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। और यहाँ पर देखिए 10 क्वेश्चन जो कि आपके बाल विकास है, जो कि सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को रखा गया है जो कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना। और बाकी ईवीएस में तो कुछ क्वेश्चंस आपको मतलब जैसे कि पता चल जाता है, तो वो क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेंगे। बाकी पेडागोजी के क्वेश्चंस तो ज़्यादा नहीं देखने को मिलते हैं, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि पेडागोजी जल्दी कोई नहीं बताता है ना। तो पेडागोजी भी समझ लीजिए, आप लोग अपनी तरह से तैयारी कर लीजिएगा। बाकी जितने भी फैक्चुअल क्वेश्चन होंगे वो सभी आपको ज़रूर पता लगेंगे, एकदम ऑथेंटिक। आपको पता है कि आपको इस चैनल के माध्यम से सिर्फ ऑथेंटिक चीज़ें ही बताई जाती हैं, कुछ भी फेक चीज़ें नहीं दी जाती हैं। तो जैसा कि आप सभी लोगों को जो है वो पेपर में देखने को भी मिलेगी, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और जितने भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देंगे, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप सभी लोग जो है वो क्लास से कनेक्ट हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर सीडीपी का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार कौन सा कथन सही है। यहाँ पर सही कथन पूछा गया है आपसे। विकल्प क्या दिए गए हैं। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण होते हैं। संज्ञानात्मक विकास संस्कृति के अनुसार होता है। संज्ञानात्मक विकास के किसी भी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता है। चौथा कह रहा है इनमें से सभी। अब आप लोगों को आंसर करना है कोड की तरफ से, ठीक है ना। आप लोगों को डेली एक बात बोली जाती है कि आप लोग कोड से आंसर करिए, क्योंकि इस बार सीटेट ने बदलाव कर दिया अपने विकल्पों को लेकर के, तो उस चीज़ को हमें ध्यान में लेकर के चलना पड़ेगा, है ना। हमें इस तरफ से आंसर नहीं करना है, हमें कोड में आंसर बताना है। तो सभी लोग आंसर करेंगे जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। तो देखिए, जब हम बात करते हैं जीन पियाजे की, तो इनका कौन सा सिद्धांत था, जो कि था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ठीक है ना। और इनके जो चरण थे वो थे, इन्होंने 4 चरण बताए थे। यहाँ पर देखिए पहला 6 चरण दे रखा, जो कि ऑप्शन गलत हो जाएगा। इन्होंने कहा है कि संज्ञानात्मक विकास संस्कृति के अनुसार होता है, तो संस्कृति के अनुसार तो आपके वाइगोत्स्की जी ने कहा है, तो ये बात यहाँ पर गलत होगी। तीसरा कह रहा है कि संज्ञानात्मक विकास के किसी भी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता, ये बात बिल्कुल सही कही गई है। तो आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला बनेगा, जो कि कूट में हमारा सीरियल से पहले नंबर पर दिया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। वाइगोत्स्की से भी आपका जो है क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो आप सभी लोग वाइगोत्स्की को भी अच्छे से पढ़ करके जाइएगा। तो देखिए यहाँ पर वाइगोत्स्की से क्या पूछा गया है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि वाइगोत्स्की जो मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने बच्चों को स्वयं से बोलते हुए, मतलब कि अपने आप से बातें करते हुए देखा था। तो उसी के बेसिस पे जो है वो आपका क्वेश्चन पूछा गया था सीटेट में। विकल्प क्या दे रखे हैं यहाँ पर कि बच्चे अपने प्रतिवयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं, या फिर बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। तीसरा कह रहा है कि शिक्षक द्वारा पुनर्बलन किया जाना है। चौथा कह रहा है कि बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। जब बात आती है वाइगोत्स्की के बारे में, तो हमें वाइगोत्स्की के बारे में क्या याद रखना है। वाइगोत्स्की ने बच्चे के स्वयं से बात करने को उन्होंने क्या कहा है, व्यक्तिगत वार्ता, यानी कि जिसे हम सभी लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्राइवेट स्पीच कहते हैं। और इसी जगह पे जो आपके जीन पियाजे थे, इन्होंने क्या कहा था, तो इन्होंने कहा था ईगो सेंट्रिक स्पीच, यानी कि अहम केंद्रित वार्ता, है ना। तो आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। तो बच्चे जो होते हैं जब वे स्वयं से बोलते हैं, तो जब वे अपने कार्य को किसी भी डायरेक्शन में ले जाते हैं, तब वे खुद से बातें करते हैं। जैसे बोलते कि नहीं, हमें ये वाला काम नहीं करना है, ये काम गलत होता है, ऐसा करने से हमें डांट पड़ सकती है। तो बच्चे क्या करते हैं, गलत काम को ना करके सही काम की ओर अपनी दिशा खोजते हैं। तो आंसर हमारा यहाँ पर जो है वो चौथा वाला बनेगा, जो कि सीरियल से हमारा तीसरे नंबर पर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। तो देखिए, आप सभी से कोहलबर्ग के बारे में भी एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानदंडों अथवा नियमों के अनुरूप ही आंकता है,
यहाँ पर टाइपिंग मिसप्रिंट हो गई है, ये यहाँ पर 2 बार टाइपिंग हो गई है। आंकता है, ये वाली लाइन काट दीजिए आप सभी लोग, ठीक है ना। ये आंकता है, उसके बाद कह रहा है को नैतिकता की कौन सी अवस्था कहा गया है। यानी कि कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानदंडों और नियमों के अनुरूप ही चीज़ों को आंकता है। तो आपको ये बताना है कि नैतिकता की किस अवस्था को कहा गया है। विकल्प दे रखे हैं, नैतिकता का गैर परंपरागत स्तर, नैतिकता का पूर्व परंपरागत स्तर, नैतिकता का पश्च परंपरागत स्तर या फिर नैतिकता का परंपरागत स्तर। तो यहाँ पर बात किसकी की जा रही है, समाज के मानदंडों को मानना है। यानी कि जो समाज के द्वारा रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं उन्हें, उन चीज़ों को फॉलो करने की बात हो रही है। तो ये बात कहाँ पर कही गई है कोहलबर्ग के चरण में, तो ये कहा गया है नैतिकता का परंपरागत स्तर जो था उसके अंदर सामाजिक मानदंडों की बात की गई थी, है ना। तो आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, ये चौथा वाला सही हो जाएगा जो कि लास्ट में दिया भी गया है ना। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ आप सभी लोग क्लास को लाइक कर दिया करिए, इसी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि और भी लोग जो हैं वो आपके साथ जुड़ सके, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए यहाँ पर जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वाली थी, इससे भी क्वेश्चन 2 आए थे। तो यहाँ पर हम लोग भी 2 क्वेश्चन देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति से। कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है। विकल्प क्या दिए गए हैं, पाठ्यक्रम का मानकीकरण, बहुभाषावाद, एक भाषावाद या फिर मूल्यांकन का मानकीकरण। तो देखिए जब बात आती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तो इसके अंदर पाठ्यक्रम का मानकीकरण नहीं किया गया है, बहुभाषावाद पर जोर दिया गया है। यानी कि बच्चे को जब भी कोई चीज़ सिखानी है तो उसकी मातृभाषा में, चाहे वो आपकी इंग्लिश हो, फारसी हो, उर्दू हो या फिर कोई भी लैंग्वेज में हो जिसमें बच्चा सीखना चाहता है चीज़ों को, है ना। तो बहुभाषावाद पर जो है वहाँ पर जोर दिया गया था। एक भाषावाद पर कभी नहीं कहा गया कि बच्चे को जो है आप फोर्स करिए कि उसे सिर्फ हिंदी की भाषा में ही चीज़ों को सीखना है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है ना, तो ये गलत माना जाएगा। मूल्यांकन का मानकीकरण करना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा गया है वहाँ पर, है ना। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, ये दूसरा वाला बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की अवधारणा करते समय राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 निम्न में से किसके महत्व पर सर्वाधिक बल देती है। अब हम सभी लोगों ने एनसीएफ 2005 के बारे में अच्छे से पढ़ रखा है पहले भी काफ़ी बार, तो इसका जो महत्व है वो किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा बल देता है। चलिए देखते हैं किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा बल देती है। कह रहे हैं कि उत्तेजना प्रतिक्रिया संघ पर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वेधन और बार बार अभ्यास करने पर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमें बार बार अभ्यास करके चीज़ों को सिखा देना है। सामग्री को रटकर याद करना, ये बात भी गलत है, बच्चे छोटे होते हैं उन्हें कभी भी रटकर चीज़ों को याद नहीं कराना है। चौथा कह रहा है कि सक्रिय जुड़ाव और बातचीत करना, ये बात बिल्कुल सही कही गई। यानी कि जो आपकी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा थी इसके अंदर बच्चे को एक्टिव बिल्डर कहा गया है ना, तो वहाँ पर जब बच्चा जो होगा, जब सक्रिय रूप से जुड़ेगा, चीज़ों को करके सीखेगा, तो वहाँ पर जो है आपकी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा थी तो उसमें ऐसी बात कही गई थी कि बच्चे को जो है वो सक्रिय रखना है और उनसे बातचीत करके आपस में चीज़ों को सिखाना या फिर समझाना है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, ये चौथा वाला बन जाएगा, है ना, जो कि हमारा पहले नंबर पर दिया भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वाली थी इसके अंदर किस चीज़ पर बढ़ावा नहीं दिया गया है। विकल्प देखिए यहाँ पर क्या दिए हैं, कह रहा है कि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और एक निजी शिक्षक, अनिवार्य विशेष शिक्षा, उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं, उपयुक्त इमारती ढांचा। तो देखिए जब हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वाली जो आपकी आई थी, इसके अंदर ज़रूरी नहीं था या फिर ऐसा बताया नहीं गया है उसके अंदर कि जो आपका एक विद्यार्थी होगा उसके लिए एक ही शिक्षा रहेगी, इसी के साथ उसे जो है एक प्राइवेट टीचर की ज़रूरत होगी। तो ये बात जो है वहाँ पर, हाँ ये बात तो जो है यहाँ पर सही कही गई है, यानी कि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक जो है
वो बिल्कुल ज़रूरी होगा, है ना। जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, इसके अंदर कहा गया था कि जितने भी विद्यार्थी हैं सभी के लिए एक समान शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। इसी के साथ जो शिक्षक होंगे वो निजी रूप से वहाँ पर अपना योगदान देंगे। तो ये बात यहाँ पर सही बोली गई है। अगला कह रहा है कि अनिवार्य विशेष शिक्षा। तो देखिए, अनिवार्य विशेष शिक्षा की बात नहीं की गई थी। अगर यहाँ पर देखिए अनिवार्य की जगह अगर वैकल्पिक दिया होता ना, तो बात ये आपकी बन सकती थी कुछ, है ना, जो कि यहाँ पर वैकल्पिक दिया नहीं गया है। यहाँ पर तो अनिवार्य दे रखा गया, यानी कि कंपलसरी चीज़ों को बताया गया है। तो कंपलसरी तो बिल्कुल भी नहीं करना है चीज़ों को। अगर वैकल्प में होती, यानी कि विकल्प के माध्यम से अगर बच्चे को शिक्षा होती कि वो जो कुछ भी चाहे उसे पढ़ सकता है, तो ये बात अगर यहाँ पर दी गई होती तब ये ऑप्शन आपका ठीक होता है ना। तो ये गलत हो रखा है, तो आंसर तो हमारा यही बनेगा। आगे भी देख लेते हैं। कह रहा है कि उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। जैसा कि आप लोग देखते होंगे, जो आपके दिव्यांग बालक होते हैं तो उन्हें पढ़ाने के लिए विशेष तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपकी ब्रेल लिपि हो गई, तो आप लोग जानते भी होंगे ब्रेल लिपि के बारे में कि उसमें छोटे छोटे बिंदु होते हैं, जो कि 6 बिंदु होते हैं। उनके द्वारा जो है वो ब्लाइंड बच्चे होते हैं वो चीज़ों को सीख पाते हैं। तो ये बात यहाँ पर सही दी गई है। उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं जो है वो ज़रूरी हैं बच्चे के लिए। उपयुक्त इमारती ढांचा। तो ये बात भी बिल्कुल सही बताई गई है कि बच्चे को जो है एक बेस बनाना चाहिए बच्चे का, है ना। जब तक बच्चे का बेस नहीं मजबूत होगा तब तक वो आगे चीज़ों को कभी भी सीख नहीं पाएगा। तो यहाँ पर नहीं कहा गया था हमसे, जो कि दूसरा वाला दे रखा गया, यानी कि कंपलसरी विशेष शिक्षा, है ना, यानी कि अनिवार्य विशेष शिक्षा जो होगी वो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो आंसर हमारा यहाँ पर दूसरा वाला ही बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। निम्न में से खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्री या व्यवसाय एवं रंग को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है। अब देखिए यहाँ पर जो है वो जो आपका जेंडर स्टीरियोटाइप है, इनसे भी आपका क्वेश्चन वहाँ पर बने हैं, है ना। जो आपकी जेंडर रूढ़िवादिता होती है या जो सिद्धांत होते हैं उनसे रिलेटेड जो है वहाँ पर क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। तो आप सभी लोग जो है वो जेंडर के बारे में पढ़ कर के जाइएगा, है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अपने विकल्पों की, तो दे रखा है कि जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर प्रासंगिकता, जेंडर सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर बात किसकी की गई है। खिलौने, पहनावे और जो घरेलू सामग्री है या फिर जो व्यवसाय वगैरह होते हैं, इसी के साथ रंग को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करने की बात की गई है। तो ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है जेंडर रूढ़िवादिता, है ना। तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पर, ये पहला वाला बन जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो आपका सतत एवं समग्र मूल्यांकन से भी एक क्वेश्चन बना था। तो देखिए यहाँ पर विकल्प क्या दिए गए हैं कि छात्रों को किसी विषय में सफल और विफल घोषित करना। आप सभी लोगों को पता है कि बच्चे को कभी भी डिफरेंशिएट नहीं करना है कि बच्चा सफल हो चुका है या फिर वो चीज़ों में सफल नहीं हो पाया है। तो आप सभी को पता है कि डिफरेंशिएट वाली बात जो है वो एकदम गलत हो जाती है, यानी कि ये हमारा आंसर तो बिल्कुल नहीं बनेगा। छात्रों का उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण करना, वर्गीकरण वाली बात भी गलत हो जाती है ना। बच्चे को अगर उनके प्रदर्शन के अकॉर्डिंग अगर आप लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, तो बच्चे के अंदर जो है वो हीन भावना पैदा हो जाती है। तो फिर वो चीज़ों को सीखने के प्रति जो है कभी अट्रैक्टिव नहीं हो पाता है ना। तो ये बात भी गलत हो रखी है यहाँ पर। तीसरा कह रहा है कि छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना। आप सभी लोगों को पता है कि बच्चे से कभी एक दूसरे की तुलना नहीं करनी है कि तुम पढ़ने में अच्छे हो और वो बच्चा पढ़ने में खराब है ना। तो इससे भी जो है बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं निगेटिविटी आएगी। तो ये बात भी गलत हो गई यहाँ पे। चौथा कह रहा है कि छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसके अनुसार रूपांतरित करना। तो ये बात बिल्कुल सही है। जब तक आप बच्चे को आंकेंगे नहीं कि उसे कहाँ पर सीखने में चीज़ों को दिक्कत आ रही है, वो किन चीज़ों को नहीं सीख पा रहा है, हमें उसे कहाँ पर सहायता देने की ज़रूरत पड़ रही है, तो जब तक आप इसके अनुसार बच्चे को रूपांतरित नहीं करेंगे, यानी कि अलग नहीं करेंगे, तब तक कैसे आप पता लगा पाएंगे कि बच्चे को कहाँ पर दिक्कत आई है ना। तो आंसर हमारा यही बनेगा, यानी कि चौथा वाला, ठीक है, जो कि विकल्प में हमारा पहले नंबर पर दिया गया है कूट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार डैश कह रहा है कि बच्चे रटने के माध्यम से सबसे ज़्यादा सीखते हैं। आप सभी लोगों को पता है कि रटने वाली बात गलत हो जाती है, रट करके कभी चीज़ों को नहीं सिखाना है हमें।
अगला कह रहा है कि बच्चे शिक्षक द्वारा दी गई सामग्री के निष्क्रिय प्राप्त करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बच्चे, अगर शिक्षक आपको कोई जानकारी दे रहा है तो वहाँ पर जो सारे बच्चे होंगे वो सभी निष्क्रिय प्राप्तकर्ता के रूप में बैठे होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जरूरी नहीं है कि सारे निष्क्रिय हों, कुछ सक्रिय भी हो सकते हैं। अगला कह रहा है कि बच्चों में अधिगम को विनियमित करने की क्षमता नहीं होती है। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। चौथा कह रहा है कि बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ये बात बिल्कुल सही कही गई, यानी कि बच्चे जो होते हैं वो एक तरह से, जैसे कि जीन पियाजे ने कहा भी है कि बच्चा जो है एक नन्हा वैज्ञानिक है, यानी कि बच्चे जो होते हैं वो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर लेते हैं, है ना। तो आंसर यहाँ पर क्या बनेगा, ये चौथा वाला बन जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। आपका एक विकार से भी क्वेश्चन आया था, तो आप सभी लोग जो है विकार से संबंधित भी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ करके जाइएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पठन संबंधी विकार है। विकल्प दे रखे हैं, डिस्ग्राफिया, डिस्मॉर्फिया, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया। जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग। तो देखिए यहाँ पर जब बात आती है पठन संबंधी विकार की, तो पढ़ने से संबंधित कौन सा विकार है, ये है हमारा डिसलेक्सिया, ठीक है ना। जब बात आती है डिसकैलकुलिया के बारे में, तो आप सभी लोगों को पता है कि कैलकुलेशन करने में दिक्कत आती है। ये जो होता है आपका मोस्टली जो आपकी मैथमेटिक्स होती है उसके अंदर ये चीज़ ज़्यादा यूज़ की जाती है ना। तो ये वाला क्वेश्चन तो ज़्यादातर आपका जो है वो मैथ में पूछेगा, जो आपकी मैथ की पेडागोजी होगी उसके अंदर पूछेगा ये। इसी के साथ बात करते हैं अगर हम डिस्ग्राफिया के बारे में, तो ये जो होती है ये इसमें बच्चे को लिखने में दिक्कत जाती है ना। तो जो डिस्ग्राफिया होती है इसमें बच्चे को लिखने के अंदर जो है वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं डिस्मॉर्फिया की, तो ये एक डरने से संबंधित विकार है ना। तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, ये तीसरा वाला बन जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया गया है सीरियल से तीसरे नंबर पर, है ना। तो देखिए यहाँ पर आपके खत्म होते हैं सीडीपी के क्वेश्चन, जो कि आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे। तो आपको ये जो है बहुत अच्छे से याद करके रखना पड़ेगा। हो सकता है कि यहाँ से उठा करके क्वेश्चन आपसे पूछ ले, बाकी आपको मनोवैज्ञानिकों के बारे में अच्छे से पढ़ करके जा। अब बढ़ते हैं, यहाँ से जो स्टार्ट होती है वो होती है आपकी ईवीएस, ठीक है। अब देखिए ईवीएस से रिलेटेड आपके जो है वो 15 जो क्वेश्चन होते हैं जो कि फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। 15 पैडागोजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग फैक्चुअल क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि पैडागोजी के बारे में हमें पता नहीं चल पाता है ज़्यादातर, तो इसलिए हम लोग फैक्चुअल क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है यहाँ पर कि नक्शे में 1 सेंटीमीटर जमीन पर कितने मीटर की दूरी दर्शाता है। सभी लोग आंसर करेंगे जल्दी से। तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारा चौथा वाला, है ना, जो कि सीरियल से हमारा दूसरे नंबर पर दिया गया है। अब देखिए हम आपको एक चीज़ और बताते हैं। मैंने ये क्वेश्चन आपको आई थिंक मेरे को लगता है परसों या नरसों की क्लास में मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया हुआ था ना। शॉर्ट में इसलिए करवा रखा था क्योंकि आप सभी लोगों को जो है वो याद रह पाए। अगर आप लोगों को लंबी चौड़ी अगर थ्योरी दे दी जाती है तो उसमें दिक्कत होती है ना। अगर आप लोगों को कोई चीज़ शॉर्ट में बताई जाती है तो वो ज़्यादा देर तक, ज़्यादा दिन तक आप लोगों के दिमाग में स्टोर रहती है ना। तो ये क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, जो भी हमारी डेली क्लास लेते हैं उनको पता होगा कि मैंने ये क्वेश्चन करवा रखा था। और देखिए 9 जनवरी के पेपर में ये क्वेश्चन एज इट इज़ फंसा हुआ है, ठीक है ना। जिसने भी अभी तक क्लासेस नहीं देखी है वो सभी लोग जाकर के प्रीवियस ईयर के मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए आप सभी लोग देखिए। ये सब क्वेश्चन जो है वो खुद से बनाए थे मैंने, ठीक है। और इस बार देखिए आपका जो है एज इट इज़ क्वेश्चन एकदम फंसा हुआ है ये बिल्कुल, है ना। तो मान लीजिए जिनको आता होगा उनका एक नंबर मिल गया होगा और जिन्हें नहीं आया होगा उनका नंबर चला गया होगा, है ना। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। कह रहा है कि राजस्थान का नृत्य कौन सा है। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका जो है वो 9 जनवरी के पेपर में पूछा गया है ना। तो जब हम बात करते हैं राजस्थान के नृत्य की, तो जल्दी से आंसर करिए सभी लोग कि राजस्थान का जो नृत्य है वो कौन सा है। तो देखिए राजस्थान का कौन सा नृत्य है, ये है घूमर, है ना। तो ये आपसे पूछा गया था, जो कि हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा कूट में। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं लावड़ी के बारे में, तो लावड़ी कहाँ का है, तो ये है महाराष्ट्र का, ठीक है ना। कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं कुचिपुड़ी की, तो ये कहाँ का है, ये है आंध्र प्रदेश का। अगर हम बात करते हैं कथक के बारे में, तो ये कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का, ठीक। तो ये सब चीज़ें जो है वो याद रखने वाली चीज़ें हैं, आप सभी लोग याद रखिएगा। सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताए जाते हैं, कोई भी फालतू नहीं बताए जाते हैं ना। अगर आपको शॉर्ट में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो आप लोग ये समझा करिए
कि ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। 3 महीने के हाथी का वजन कितना होता है। विकल्प दे रखा है 200 किलोग्राम, 300 किलोग्राम, 800 किलोग्राम या फिर 900 किलोग्राम। तो जल्दी से बताएंगे सभी लोग कि 3 महीने के जो हाथी का वजन होता है वो कितना होता है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या बनेगा, ये 200 किलोग्राम बन जाएगा, है ना, जो कि हमारा पहले नंबर पर, यहाँ पर पहले नंबर पर दिया गया है। और हम कोड में जब अपने आंसर देने की बात आती है तो जो कि हमारा सीरियल से तीसरे नंबर पर दिया गया है, ठीक है ना। अब देखिए हाथी से भी आपका जो है वो क्वेश्चन बना था, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता चल पा रहा है कि हाथी से कौन सा क्वेश्चन बना था। तो हाथी के बारे में देखिए आपका एनसीईआरटी में चैप्टर दिया गया, जो कि चैप्टर का नाम क्या है, नंदू हाथी के बारे में वहाँ पर बताया गया है। जो कि मेरे को लगता है शायद ये पूछा गया है कि कितने वर्ष की उम्र में जो हाथी होते हैं वो ग्रुप को छोड़ करके चले जाते हैं। तो 14 से 15 साल तक के जो हाथी होते हैं वो सिर्फ तभी तक ग्रुप में रहते हैं, उसके बाद वो अपने ग्रुप को छोड़ करके चले जाते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। स्लॉथ कितने घंटे सोता है। विकल्प दे रखा 28 घंटे, 39 घंटे, 17 घंटे या फिर 32 घंटे। जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग। और स्लॉथ के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछ रखा है और मैंने आपको ये क्वेश्चन कई बार करवाया है ना। जल्दी से आंसर करिएगा सभी लोग क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। तो देखिए यहाँ पर सही आंसर क्या बनेगा, ये तीसरा वाला बन जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। मधुबनी पेंटिंग किस राज्य की चित्रकारी है। अब देखिए मैंने आपको कहा था कि आप लोग मधुबनी पेंटिंग के बारे में अच्छे से पढ़ करके जाइएगा। और मैंने जब से आपके फर्स्ट फेज के एग्ज़ाम खत्म हुए तब से मैंने मधुबनी पेंटिंग के बारे में आप लोगों को 6 से 7 बार पढ़ा दिया है ना। और देखिए कल के पेपर में जो है वो आपका फिर से फंसा हुआ था ये क्वेश्चन, है ना। विकल्प क्या दे रखा है यहाँ पर, बिहार, महाराष्ट्र, केरल और आंध्र प्रदेश। तो कहाँ की है मधुबनी पेंटिंग, ये है बिहार की। तो आंसर हमारा कौन सा सही बन जाएगा, पहला वाला सही हो जाएगा। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में, आप लोग याद रख लीजिएगा महाराष्ट्र की कौन सी है, ये है वर्ली पेंटिंग, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की कौन सी है, तो आंध्र प्रदेश की है कलमकारी। तो ये जो है आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन जरूर बनेगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पर पक्षियों से संबंधित जो है वो आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था और यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन कि पक्षियों के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो चलिए नीचे देखते हैं क्या कह रहा है कि पक्षियों की दोनों आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। ये बात बिल्कुल सही कही गई है। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही, यानी कुछ पक्षी आपके ऐसे होते हैं जो आप जिनकी आंखें जो होती हैं वो दोनों तरफ होती हैं और वो अलग अलग समय में एक ही वस्तु पर या फिर जो आपकी दूसरी तरफ वस्तु होगी उन दोनों पर ही जो है अपना ध्यान केंद्रित कर पाएंगे, है ना। अगला कह रहा है कि पक्षी जब सीधे सामने देखते हैं तो एक ही वस्तु पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एग्जाम्पल में उल्लू को ले लीजिए आप सभी लोग, है ना। उल्लू की आंखें हम लोगों के जैसी होती हैं, यानी कि एकदम सामने की तरफ। तो वो क्या करता है, जब सामने की तरफ देखता है तो सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट पर फोकस कर पाता है। अगला कह रहा है कि अधिकतर पक्षियों की आंखें स्थिर होती हैं, अतः उन्हें देखने के लिए अपना सिर घुमाना पड़ता है। ये बात भी बिल्कुल सही दे रखी गई है। तो आंसर हमारा यहाँ पर चौथा वाला बनेगा, है ना। अगर क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ आप सभी लोग क्लास को लाइक कर दिया करिए, बिना कहे लोगों तक क्लास को शेयर भी कर दिया करिए, ताकि और भी लोग जो है वो आप सभी लोगों के साथ जुड़ सके, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया था। कह रहा था कि अरब सागर के तटीय राज्य कौन कौन से हैं। अब मैंने आप लोगों को ये भी कहा था कि आप सभी लोग जो है मैप को बहुत ही अच्छे से पढ़ करके जाइएगा। कोस्टल एरिया के बारे में आपसे ज़रूर पूछेगा। और जो लोग यहाँ से पढ़ रहे हैं, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जब से मैं आपको पढ़ाना शुरू कर रही हूँ तब से आप लोगों ने देखा होगा मैंने अक्सर आप लोगों को बोला है कि इन क्वेश्चन पे आप लोग फोकस करिए, ये क्वेश्चन आपके ज़रूर आएंगे पेपर में, है ना। तो देखिए मैंने कहा था आप लोगों से कि कोस्टल एरिया जो होते हैं आप लोग उनके बारे में पढ़िएगा। तो देखिए आपका कोस्टल एरिया से क्वेश्चन आया हुआ है कि अरब सागर के तटीय राज्य कौन कौन से हैं। महाराष्ट्र भी है, गोवा भी है, केरल भी है ना। तो ये सारे के सारे जो हैं ये सभी हमारे कोस्टल एरिया हैं, कोस्टल एरिया के जो स्टेट हैं, ठीक। तो आंसर यहाँ पर क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारा चौथा वाला, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि केले के फूल की सब्जी किस राज्य के लोग खाना पसंद करते हैं। विकल्प दे रखा है पंजाब, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर केरल। जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। तो देखिए यहाँ पर किसकी बात की गई है, केले के फूल की सब्जी, जो कि कहाँ के लोग खाना पसंद करते हैं,
तो ये पसंद करते हैं केरल के लोग, ठीक है ना। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, चौथा वाला बनेगा। अगर हम पंजाब के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं तो देखिए पंजाब के बारे में हमें क्या याद रखना है कि पंजाब में जो वहाँ के रेलवे स्टेशन होते हैं वहाँ पर लस्सी, इसी के साथ आपका सरसों का साग, मक्के की रोटी, लस्सी, ये सब चीज़ें जो है वो वहाँ आपको रेलवे स्टेशन पर लोग बेचते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। आंध्र प्रदेश के बारे में मैंने आपको बताया भी था कि आंध्र प्रदेश में एक मामिडी तांड्रा बनाया जाता है जिसे हम लोग हिंदी में आम पापड़ कहते हैं, है ना। हम लोगों की भाषा में उसे आम पापड़ कहा जाता है। तो ये जो है ये आपका आंध्र प्रदेश में बनाया जाता है। इसी के साथ यहाँ पर एक पोचमपल्ली जिला है जो कि आंध्र प्रदेश में ही पड़ता है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। यहीं की जो कलम जो पेंटिंग्स है वो भी आपकी आंध्र प्रदेश की ही फेमस है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आंध्र प्रदेश के बारे में याद रखिएगा, ठीक है ना। अगर हम केरल के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं तो केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो ये है आपका कथकली, ठीक है ना। आप सभी लोग जो है वो कथकली के बारे में भी पढ़ लीजिएगा अच्छे से, हो सकता है नृत्य में आपसे ये दे करके। इसी के साथ केरल में हमें और क्या याद रखना है, यहाँ पर वल्लम नाव का भी प्रयोग होता है। इसी के साथ एक फेरी नाव होती है जिसका भी प्रयोग जो है वो यातायात के रूप में यहाँ पर किया जाता है। और हमें क्या याद रखना है केरल के बारे में, केरल में ही आपका टैपियोका खाया जाता है जो कि क्या है, तो टैपियोका जो है आपका वो एक जड़ और एक फल दोनों है, ठीक है ना। इसी का जो अन्य नाम है वो है कसावा और कप्पा। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी, इससे बाहर आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। ऐसा कौन सा पक्षी है जो 360 डिग्री तक अपनी गर्दन को घुमा सकता है। आप सभी लोगों को अच्छे से पता है कि जो 360 डिग्री तक घुमाने वाला पक्षी है ये है आपका उल्लू, ठीक है ना। तो आंसर क्या बनेगा हमारा यहाँ पर, दूसरा वाला बन जाएगा। इसी के साथ देखिए अगर हम बात करते हैं मैना के बारे में, तो मैना के बारे में हमें क्या याद रखना है कि जो मैना होती है ये झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे मूव करती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि बांस से बने घर कहाँ पर होते हैं। विकल्प दे रखा है गुजरात, हरियाणा, केरल, असम। जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। तो देखिए जब अगर बात आती है बांस से बने घरों की तो ये कहाँ पर बने होते हैं, ये बने होते हैं असम के अंदर, है ना। तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, ये चौथा वाला बन जाएगा। अब हम थोड़ा सा असम के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ना, हो सकता है पेपर में पूछे आपसे, और पूछेगा भी जरूर, इस चीज़ की तो गारंटी है, असम के बारे में तो ज़रूर पूछेगा आपसे। और हम हर बार आपको क्लियर करते हैं, एक बार फिर से हम क्लियर कर दे रहे हैं। तो देखिए असम के अंदर आपको फेस्टिवल कौन सा याद रखना है, वो याद रखना है बिहू फेस्टिवल, ठीक है ना। कौन सा फेस्टिवल, बिहू फेस्टिवल। यहीं पर आपका एक प्रकार का घर बनाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, भेला घर कहा जाता है, जो कि कब मनाया जाता है, जब आपका बिहू फेस्टिवल आता है, जो कि आने वाला भी है आपका 14 और 15 जनवरी को, है ना। तो ये जो है आपका मनाया जाने वाला फेस्टिवल है जो कि बिहू वहाँ पर मनाया जाता है। इसी के साथ हमें असम में और क्या याद रखना है, तो असम में ही जो है वो बांस के बने घर होते हैं। इसी के साथ बांस से बने जो पुल होते हैं ये भी कहाँ पर पाए जाते हैं, ये भी असम में ही होते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो है वो यहाँ पर याद रखनी पड़ेंगी हमें, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं मेखला चादर की, तो ये भी जो है वो असम में जब आपका बिहू फेस्टिवल मनाया जाता है तो उस समय पे वहाँ की जो स्त्रियाँ होती हैं वो मेखला चादर को पहनती हैं, ठीक। अगर हम बात करते हैं गुजरात के बारे में, तो हमें गुजरात में क्या याद रखना है, यहीं पर गुजरात में बच्चे जो है वो स्कूल जाने के लिए जुगाड़ गाड़ी का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। किसका प्रयोग करते हैं, जुगाड़ गाड़ी का प्रयोग करते हैं। जब बात आती है राजस्थान की, तो राजस्थान में किस गाड़ी का प्रयोग किया जाता है, तो राजस्थान में बच्चे जो हैं वो स्कूल जाने के लिए ऊंट गाड़ी का प्रयोग करते हैं, है ना। तो इतनी चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ पर याद रखनी पड़ेंगी, ठीक। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। कैसी लगी आप सभी लोगों को ये क्लास, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अगर मेरे से कहीं पे कोई क्वेश्चन में गलती हो जाती है तो वो भी आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके ज़रूर बताइएगा। और जो साथी चैनल पे पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप सभी लोग जो है वो हम लोगों से कनेक्ट रहें, ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। धन्यवाद।